हेलो स्टूडेंट, आज के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का 5वां अध्याय मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का भाग 6 देखेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरे यूरोपीय जनता में, यूरोपीय समाज में एक पढ़ने का जुनून कैसे पैदा हुआ, लोगों में जो पढ़ने का शौक है वो कैसे डेवलप हुआ। ये सारी चीजों को आज हम अपने इस स्लाइड में समझने का प्रयास करेंगे। पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही और अलग-अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांव में स्कूल स्थापित किए और किसानों, कारीगरों को शिक्षित करने लगे। बच्चों, इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि हमने ये बात कही थी कि यूरोप में जो है अभी तक बहुत ज्यादा जो है वो निरक्षरता थी, साक्षरता की दर जो है वो ज्यादा नहीं थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी भी यूरोप में बहुत से जो लोग थे उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। लेकिन अगर हम 17वीं सेंचुरी या 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग की बात करते हैं तो उस दौरान जो है यूरोप में वो साक्षरता की दर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। और इसका मुख्य रूप से कारण क्या था? इसका मुख्य रूप से कारण ये था कि जो चर्च थे, अलग अलग संप्रदाय के चर्च से आप क्या समझते हैं बच्चों? जैसे कि आप जानते हैं कि हर धर्म के कुछ संप्रदाय होते हैं। अगर हम इस्लाम को ले लें तो आपने शिया सुना है, सुन्नी सुना है। उसी प्रकार से अगर हम चर्च की बात करते हैं तो इनमें भी अलग अलग जो है वो कुछ प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग थे, कुछ कैथोलिक को मानने वाले लोग थे। तो ये अलग अलग संप्रदाय के लोग थे जो कि चर्च से जुड़े हुए थे। और चर्च ने क्या किया था कि जो बहुत ही गांव, जो विलेज स्केल पे अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे स्तर पे जो है गांव में जाकर, कस्बों में जाके अपने स्कूल स्थापित किए थे। तो इससे किसको बेनिफिट हुआ था? इससे लाभ पहुंचा था किसानों को। जो गरीब किसान थे, जो छोटे छोटे कारीगर थे, वो उन सबको लाभ हुआ था और वो जो है शिक्षित होने लगे थे। तो अब क्या हुआ कि एक पढ़ने और लिखने वालों का जो है एक वर्ग तैयार हो गया था। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई थी। आप देख सकते हैं बच्चों कि जहाँ पे यूरोप में 17वीं सदी से पहले साक्षरता की दर इतनी कम थी, वही 17वीं शताब्दी के लास्ट की बात करें या 18वीं सदी की शुरुआत में हम देखें तो साक्षरता की दर जो है वो 60 से 80% तक हो गई थी। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूल के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज्यादा से ज्यादा किताबें छापने लगे। अब जब लोग पढ़ने लिखने लगे तो उनमें क्या चीज डेवलप होगी कि भाई हमें जो है पढ़ाई का ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिलता चला जाए। तो अब जो है जब हमें पढ़ने का एक शौक, एक जुनून जागा, तो लोगों को अब किसकी रिक्वायरमेंट थी? लोगों को रिक्वायरमेंट थी बुक्स की, कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है वो किताबें चाहिए थी। और ज्यादा से ज्यादा किताबें चाहिए तो इसके लिए किस पे जो है वो काम बढ़ गया था? मुद्रक का। अब मुद्रक को क्या करनी थी कि ज्यादा से ज्यादा किताब जो है वो प्रिंट करनी थी, उन्हें छापना था। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए अलग अलग किस्म का साहित्य जो है वो छपने लगा। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब हम एक समाज की बात करते हैं, एक देश की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि केवल उसमें एक ही वर्ग होता है। बहुत सारे अलग अलग वर्ग होते हैं और उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। कुछ लोग को, आज अगर हम आज की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बिल्कुल भी हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ लोग जो है वो नई नई जानकारियां चाहते हैं, कुछ लोग नॉवेल पढ़ना चाहते हैं। कुछ वर्ग ऐसे आपको मिलेंगे जो कि उनका इंटरेस्ट जो होता है वो साइंस पे होगा, कोई रिसर्च से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ना चाहेगा। तो इसी तरीके की चीजें जो है उस समय यूरोपीय समाज में भी थी। उनकी रुचि का ध्यान में रखते हुए ही जो मुद्रक थे उन्होंने अलग अलग साहित्य जो है वो छापा था। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया था। फेरी वाले कौन होते थे? फेरी वाले ऐसे होते थे जो दूर दूर जो है वो घूमते थे और बुक जो है वो बेचा करते थे। इंग्लैंड में पैनी,
चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वाले को चैपमैन कहा जाता था और इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। जैसे कि इस नाम से ही स्पष्ट है कि एक पैसिया मतलब एक पैसे में मिलने वाली बुक, तो ये बहुत ही कम कीमत पर मिल जाती थी, इसीलिए ये किनके पहुंच तक थी? जो गरीब लोग थे उनके पहुंच तक थी। फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा चार पांच पन्नों की कुछ प्रेम कहानियां होती थी, लव स्टोरी होती थी और अतीत की यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो कुछ गाथाएं होती थी जिन्हें हम इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार और प्रकार थे, यानी कि जैसे लोगों का इंटरेस्ट था और उसी के हिसाब से अलग अलग जो है सेक्शन थे बुक्स के। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया, लेकिन अभी तक तो बुक छप रही थी। अब क्या हो रहा है? अब जो पत्रिकाएं हैं, जो मैगजीन है, वो भी प्रकाशित हो रही है। अब इसमें क्या होता था? इसमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें भी होती थी। तो अब जो है जैसे जैसे ये पाठक वर्ग बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ही जो है ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़ाई करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए या उनके शौक को पूरा करने के लिए ही मटेरियल भी उन्हें मिलना प्रारंभ हो गया। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। तो अब लोगों में जो है फिलॉसफी को पढ़ने के लिए, एक वैज्ञानिक जो सोच है उसको समझने की भी जो है अब उनमें शौक, एक चेतना जागृत हुई और फिर जो है इसी तरीके के साहित्य की भी रचना की गई। अब आइजैक न्यूटन, मुझे लगता है बच्चों आप सभी न्यूटन के नाम से जानते होंगे, बहुत बड़े जो है वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हुए थे। और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए, तो उसके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पैन, वॉल्टेयर और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिक की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। तो अभी तक जो केवल लोग मनोरंजन की चीजें अपने शौक के लिए पढ़ रहे थे, अब उसकी जगह जो है लोग फिलोसफी पढ़ना चालू कर गए। बहुत बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों को पढ़ना उन्होंने प्रारंभ किया। बहुत सारे जो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने जो आविष्कार के बारे में जो छापा, उसके लोग जो है फॉलोअर बन गए थे। दुनिया के जालिमों, अब तुम हिलोगे। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है। वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। तो लोगों में जो है एक निरंकुशवाद के विरुद्ध जो है ये भावना आई थी, इसीलिए कहा गया था कि दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार जो थे लुई मर्सिये ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें घोंटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में जो है वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेखानों की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों,
अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम से जोर के आगे तुम हिल उठोगे। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जो मर्फी ने कहा, उनका कहना ये था कि जो छापाखाना का जो आविष्कार हुआ है लोगों में, उससे क्या हुआ है कि एक चेतना जागृत हुई है लोगों के पास। जब वो पढ़ाई करने का उनके पास ज्यादा से ज्यादा सामग्री इकट्ठा हुई है तो उनका ज्ञान बढ़ा है, और जिसकी वजह से जो है अब निरंकुशवाद का लोग जो है वो अर्थ कर देंगे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा बच्चों और क्या सीखा? आज हमने देखा किस प्रकार से एक पूरे यूरोपीय समाज में पढ़ने का जुनून जागृत हुआ, लोगों में कैसे पढ़ने का इंटरेस्ट या उनका शौक जो है डेवलप हुआ, और इसके लिए चर्च ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सारी चीजों को आज हमने इस अपने लेक्चर में डिस्कस किया।